मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्में बनाने वाला इंसान सिकंदर जैसी फिल्म कैसे बना सकता है, वो भी जब साथ में सलमान खान हो। तुम सोच सकते हो सलमान खान को लेकर एक हाई बजट पे तुम क्या परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन तुमने फुसकी बम बना दिया, वो भी सलमान खान के करियर के उस पॉइंट पे जब उन्हें एक अच्छी फिल्म की सख्त जरूरत है। तो चलो जरा इस पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सिकंदर ऐसी क्यों बनी। लेकिन इस फिल्म के प्रॉब्लम्स के साथ मैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा। और आज सिकंदर मूवी को लेकर आगे बड़े बड़े स्पॉइलर होंगे, क्योंकि ये एनालिसिस टाइप वीडियो होने वाली है जिसमें हम मूवी का ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब आते हैं पहली मिस्टेक पे। सिकंदर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक यही है कि स्क्रीन पे कुछ भी चल रहा है, कोई सीन कनेक्टेड ही नहीं है। अगर तुम फिल्म के सारे सीन्स को जोड़ के देखोगे तो कई सारे ऐसे सीन निकलेंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता। चलो एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले रश्मिका के कैरेक्टर को पता हो कि भी वो अपने पति को नहीं बताती कि उस पे अटैक होने वाला है, जानलेवा हमला, जबकि वो पूछ रहा है कि मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, तो बताना उसको कि क्या चल रहा है। चलो उसे सीक्रेटली हेल्प करनी होगी। मजेहा बनने का शौक किसे नहीं है, लेकिन राजा साहब इतने अमीर हो के भी ट्रेन से जाते हैं। वाई मैन, उड़ के जाओ ना सीधा। यही नहीं बल्कि एक बच्चे को 30-35 साल की औरत के लंग्स लगाए जाते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों की साइज में डिफरेंस होता है। एक लड़की जिसे बचपन से ही दिल की बीमारी है, उसका हार्ट फेल ब्रेकअप से होता है, पर अभी खत्म नहीं हुआ। विलन का बेटा मर गया और पूरे स्क्रीन प्ले से विलन ही गायब है। पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, शायद बेटे के गम में चला गया होगा बेचारा। राजा साहब पे 1 करोड़ का इनाम है और वो खुले घूम रहे हैं, पर मजाक है कोई पुलिस वाला उन्हें देख भी ले, वो भी मुंबई जैसी बड़ी सिटी में। स्क्रीन प्ले लिखते वक्त जो 3 एक्ट का स्ट्रक्चर होता है उसी में यहाँ पर गड़बड़ है। दूसरे एक्ट में आते ही ये लोग भटक जाते हैं। मतलब इतनी सारी चीजें स्क्रीन पे स्टार्ट होके वैसे ही रुकी रहती है। मैंने एक बार एक मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर का इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने स्क्रीन प्ले का पहला रूल ये बोला था कि आप जो कुछ भी उसमें डाल रहे हो या फिर लिख रहे हो वो आगे जाके कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, या फिर आगे जाके उसका सेंस बनना जरूरी है। तो सोचो जब डायरेक्टर खुद ही अपने स्क्रीन प्ले को आपस में कनेक्टेड नहीं रख पाए तो पब्लिक कैसे कनेक्ट होगी। मैंने इसका मेंशन रिव्यू में भी किया था। बहुत सारे मीनिंगलेस डायलॉग तो है ही, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम थी डबिंग, जो कि साउथ की पुरानी फिल्में जो मैंने कलर सिनेप्लेक्स पे देखी थी उसके लेवल की थी। खैर रश्मिका की तो अब आदत सी हो गई है, पर ये पुलिस वाले की डबिंग और मंत्री की डबिंग क्या थी भाई। मतलब कि कई जगह पर इनकी होठ अलग हिल रहे हैं और डबिंग अलग दिख रही है। और उसके ऊपर रश्मिका जो गाना गाती है ट्रेलर में बेटर था यार, फिल्म में तो ऐसा लगता है बिल्ली के पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया हो। मतलब सीरियसली आपको एक अच्छी आवाज वाली लड़की तक नहीं मिली। सिंगर तो छोड़ दो, सिर्फ एक नॉर्मल आवाज वाली लड़की चाहिए थी। और अगर तुम्हें नॉन सेंसिकल डायलॉग्स का एग्जांपल दूं तो मंत्री के बेटे के मरने के बाद मंत्री संजय को फोन पे धमकी देता है कि मैं तेरे बीवी के ऑर्गन वाले लोगों को मार दूंगा, तुझे तड़पाऊंगा वगैरह वगैरह। और फिर अचानक बीच में बदले की भावना समाजवादी भावना हो जाती है, जहाँ मंत्री बोलता है सुन सिकंदर, कलयुग आ गया है और मैं ही हूँ मौत का सौदागर। पहले तो पर्सनल रिवेंज में इस डायलॉग का क्या मतलब बनता है पता नहीं, और दूसरा कलयुग आ गया बोलने के बाद मैं ही हूँ मौत का सौदागर क्यों बोला। नहीं मतलब कलयुग आ गया है और मैं ही हूँ असुर कली, ऐसा कुछ चल जाता है। या फिर ये कलयुग है और यहाँ पे सभी पापी है और मैं पापियों का देवता हूँ। नहीं मतलब ये ज्यादा हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि कलयुग के साथ जो चीजें मैच करती है कम से कम वो तो बोल देता है। डायलॉग तो आउट ऑफ सिचुएशन चला ही गया है, लेकिन कम से कम उस डायलॉग को पूरा तो कनेक्टेड रखो, वो भी आधा कश्मीर का है और आधा कन्याकुमारी का। खैर आगे भाई बोलती है सौदागर मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ, अब माफी मत मांगना। क्या कहना चाहते हो भाई, सौदे पे कोई माफी नहीं मांगता, या भाई को कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जिसके बाद माफी मत मांगना सूट करे, जैसे कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा या तुम्हारा पॉलिटिकल करियर जड़ से खत्म कर दूंगा। कुछ भी ऐसा जो सुनने में लॉजिकल लगे, लेकिन इसके बाद वाला डायलॉग तो सीधा लॉजिक की बाउंड्री क्रॉस करके निकल जाता है। हाँ हूँ मैं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और बेटे ये तो सिर्फ नमूना है, ऐसे डायलॉग भरे पड़े हैं पूरी फिल्म में। विलन कुछ बोल रहा है और हीरो कुछ और ही बोल रहा है, एक कैरेक्टर कुछ और बोल रहा है और दूसरा कैरेक्टर कुछ और ही बोल रहा है। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि इस फिल्म के डायलॉग्स उन राइटर ने लिखे हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों के डायलॉग्स लिख चुके हैं।
ये देखकर तुम लोग बोलोगे अबे साले विलन तो है ना मूवी में, इतना बड़ा कटप्पा नहीं दिख रहा क्या तेरे को? तो हाँ सही तो है, लेकिन मूवी बीच में भूल जाती है कि मुझ में विलन भी है, पैसे दिए उसके कास्टिंग के। जरा याद करके देखो कि पूरी मूवी में विलन कितनी बार दिखा। अच्छा वो छोड़ो, उसका मकसद क्या था, खैर वो भी छोड़ो। क्या उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी किया? एक तो इस टकले का बेटा मर गया है और ये हीरो पे हमला करने की जगह अलग ही शौक पाल लेता है उसकी मरी हुई बीवी को दोबारा मारने का। चलो वो भी ठीक है, लेकिन 1 करोड़ का इनाम रख के मूवी से ऐसे गायब हो जाता है जैसे गर्लफ्रेंड के बाप को देखकर तुम लोग हो जाते हो। लास्ट में इसको याद आता है कि इसे अपने बेटे की मौत का बदला भी लेना है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले का 80% पार्ट सलमान खान की वाहवाही में ही लगा दिया है, जिसकी वजह से विलन को टाइम देना तो छोड़ दो, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नहीं कर पाए। तुम किसी से कनेक्शन ही फील नहीं कर पाओगे। और चलो कोई बात नहीं, सारी फिल्म में मंत्री को टाइम नहीं दिया ठीक है, लेकिन इतना सब होने के बाद जब मंत्री संजय के सामने आता है तो 2 सेकंड नहीं टिक पाता। तो मेरा सवाल यही है कि रखा क्यों इस टकले को? जितना मैं जानता हूँ विलन 2 टाइप की होती है, एक जो दिमाग से खेलते हैं जैसे कि हिथ लेजर का जोकर, और दूसरा पावर से जैसे कि थैनोस। अब इस टकले ने ना तो दिमाग के बलबूते पे संजय की तकलीफें बढ़ाई और ना ही पावर से उसे एक घोसा मारा। तो मेरी बात तो सही है ना, विलन है ही नहीं मूवी में, जबकि इनके पास एक बहुत अच्छा मौका था सत्यराज के कैरेक्टर को मास्टरमाइंड दिखाने का, क्योंकि इनकी फिल्म की सिचुएशन जिस तरह की थी, सत्यराज का कैरेक्टर अपने दिमाग के साथ ऐसी मुसीबतें क्रिएट कर देता जिनसे डील करते करते संजय की फटके हाथ में आ जाती और शायद इन तीनों में से कोई एक मर भी जाता और तब संजय की जीत को देखने में मजा आता। पर यहाँ तो विलन के नाम पे कैमियो चल रहा था। दिस इज नॉट ओनली माई प्रॉब्लम, ये अब यूनिवर्सल बन गई। यहाँ तक कि सलमान खान के कुछ समझदार फैन भी इसे फील कर रहे होंगे कि सलमान खान की मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद होते हैं। सबसे पहले तो ऐसी फिल्में कर रहे हैं जो उन्हें भगवान की तरह ट्रीट कर रही हैं। उनकी पिछली 3 फिल्में उठा के देख लो, हर एक में भाई का कैरेक्टर इनविंसिबल है, उसे कोई टच भी नहीं कर पाता। और चलो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम है उसका मॉरली इतना करेक्ट होना कि वो इंसान है कि फरिश्ता समझना मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक पुलिस वाला है तो वांटेड की तरह उसका एक डार्क साइड भी दिखाओ। अगर किसी फिल्म में वो भाई है जो कि अभी बहुत शरीफ है तो उसके पास्ट के हिंट दो कि वो एक टाइम पे कितना बुरा था और भाई कैसे बना, जो कि सलमान भाई की पिछली 3 फिल्मों में मिसिंग था, जिसमें सिकंदर भी शामिल है। और सच कहूँ तो इतने सफेद कैरेक्टर को देखने में मजा भी नहीं आता। एंजल और डेविल के बीच का जो फर्क है उसे ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिर बात इतनी सिंपल भी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ सलमान खान की एक्टिंग है। 3 फिल्मों में डायलॉग बोलने की स्टाइल बिल्कुल सेम, चेहरे पर एक ही रिएक्शन। अगर तुम सलमान खान के अभी के इंटरव्यू या फिर बिग बॉस देखोगे तो पता चलेगा कि सिकंदर में भाई संजय नहीं बल्कि सलमान खान ही प्ले कर रहे थे। ये स्लोली बोलने का स्टाइल उनके अभी के इंटरव्यू का ही है। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती। ये सिर्फ 2 किस्म के लोग बोल सकते हैं कि सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती। एक तो उल्लू के पट्टे या फिर निहायती बेवकूफ, और दूसरे वो जिन्होंने सलमान खान की पिछली फिल्में नहीं देखी। सुल्तान, दबंग, वांटेड, बजरंगी भाईजान और ऐसी बहुत सी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग को साबित कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि या तो वो एक्टिंग करना नहीं चाहते या फिर उनके डर से उनके डायरेक्टर उन्हें बताते ही नहीं कि वो गलती कर रहे हैं। और इसलिए अगर कमबैक चाहिए तो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना होगा जो सलमान खान के साथ काम करने से ज्यादा अपनी खुद की फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हो। फिल्म एक्शन थ्रिलर है और उसमें एक भी थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस ही नहीं है। थ्रिलिंग तो छोड़ो, स्टार्टिंग को छोड़ के एक अच्छा एक्शन सीन्स तक नहीं है जिसपे सीटियां या फिर तालियां बजा सके। सिकंदर और सलमान खान 2 नाम साथ में देखकर सभी थिएटर में कुछ ऐसा सोच के गए थे कि ज्यादा कुछ नहीं तो बस एक्शन तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन सलमान भाई के डायलॉग की तरह वो भी काफी स्लो है। देयर इज नो वाव मोमेंट इन एक्शन। ये काफी इलॉजिकल तो चले जाते ही है, जहाँ विलन की गोलियों से तेज सलमान भाई है, मतलब सलमान भाई को फ्लैश बना दिया है। और वही भी पूरे फिल्म में सलमान भाई को एक फटका भी नहीं लगता, जबकि सलमान खान को मार खाते हुए देखकर आसानी से थ्रिलिंग सीन क्रिएट किए जा सकते थे। या भाई ठीक है, उनके स्टारडम को देखते हुए उन्हें मार खाते हुए नहीं दिखाया जा सकता, ये बात मैं समझता हूँ। तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती जहाँ बस ऑडियंस को लगता कि यहाँ से संजय बाहर नहीं निकल सकता, पर वो बहुत ही जद्दोजहद से निकल जाता। और प्रॉब्लम इतने बड़े होते कि हर प्रॉब्लम से बाहर निकलते वक्त उसकी फटके हाथ में आ जाती। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा, मूवी में कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट था ही नहीं, और इसीलिए कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको देखकर तुम बोल सको कि ये है जो संजय को टक्कर दे सकता है।
मैं ऐसी कई फिल्मों को जानता हूँ जो सिर्फ अपने क्लाइमैक्स की वजह से हिट हुई है। एग्जाम्पल दूं तो ऋषभ शेट्टी की कांतारा। लेकिन फनी चीज ये है कि सिकंदर मूवी का क्लाइमैक्स में कुछ होता ही नहीं है। यूँ समझ लो कि इन्होंने क्लाइमैक्स बनाया ही नहीं है, जहाँ लास्ट में इनके पास अच्छी खासी टाइट सिचुएशन क्रिएट करने का मौका था। सब ऑर्गन्स वाले एक जगह पे होती है और मंत्री के उन गुंडों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि उन तीनों को किसी भी हालत में मारना है, लेकिन 200 में से एक भी आदमी उस अस्पताल के गेट के पास भी नहीं जाता। संजय के लोगों को मारते हैं और बस उन्हें पकड़ के पूछ रहे हैं कि कहाँ है तुम्हारा राजा। अबे सालो, तुम इसलिए थोड़ी ना आए हो, 200 लोग हो तुम, कम से कम कुछ लोग उस फाटक के पास तो जाओ जिसके अंदर उन लोगों को छुपा के रखा है, ताकि ऑडियंस को यानी कि हमें भी लगे कि ये 3 लोग खतरे में हैं। लेकिन नहीं, इधर दूसरी तरफ संजय भी आता है, मंत्री के कान पट्टी पे मारता है और फालतू का डायलॉग मार के चला जाता है। और उस डायलॉग का भी कोई लॉजिक नहीं था। और यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि संजय की बीबी को मंत्री ने ही मारा था। सबको पता है कि बॉम्ब किसने लगाने को बोला था। तो हाँ, इन्होंने क्लाइमैक्स में पूरा हक दिया, जबकि यहाँ पर क्लाइमैक्स को अच्छा बनाया जा सकता था। इसके लिए हम रेड और केती मूवी की एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ लास्ट में अजय देवगन अंदर छुप जाता है और उसके आसपास चारों ओर से लोग होते हैं जो कि किसी भी वक्त दरवाजा तोड़ के या फिर दीवार खिड़की जो भी है सब कुछ तोड़ के अंदर आ सकते हैं। ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये बच पाएगा भी या फिर नहीं। सेम वही चीज केती में भी होती है। इतने खतरनाक गुंडे बाहर है और उन गुंडों ने इनमें से एक लड़के को मारा भी होता है, तो हर पल यही लगता है कि शायद ये सभी भी मरने वाले हैं और हीरो टाइम पर यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। सेम वैसे ही सिकंदर ट्रैफिक में फंसा था, तो हम लोग क्या करते कि पहले मंत्रियों के गुंडों से सिकंदर के गुंडों को पिटवाते, फिर उन्हें पकड़ के एक जगह पे रखा जाता और उसके बाद बाकी के गुंडे जो है वो गेट के पास जाते और गेट को तोड़ने लगते। और फिर सिकंदर यहाँ ना आकर मंत्री के घर जाता, क्योंकि लॉजिकली 200 आदमियों को मारने से ज्यादा आसान एक आदमी को मारना होता है। वहाँ ये बिना किसी सुपर पावर के हैंड टू हैंड लड़ते और ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखाया जाता कि सिर्फ संजय ही मंत्री को पेल रहा है, बल्कि इनका हैंड टू हैंड बैटल बराबरी की लड़ाई दिखाई जाती, यानी कि मंत्री भी संजय को उतना ही पेलेगा जितना कि संजय मंत्री को पेल रहा है। और देखो, सत्यराज का उतना औरा तो है कि वो किसी हीरो से हैंड टू हैंड लड़ सके। अब वहाँ इन दोनों की इंटेंस फाइट और यहाँ टूटता हुआ दरवाजा देखकर एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती। हम सोचने में मजबूर हो जाते कि क्या सिकंदर मंत्री को हरा के टाइम पे यहाँ पर पहुँच भी पाएगा, और अगर पहुँच भी गया तो इन लोगों को कैसे बचाएगा, क्योंकि सामने 200 गुंडे हैं। और फिर लास्ट में वो मंत्री को मार के मुंबई की पब्लिक को लेकर वहाँ पहुँच जाता, जो कि लास्ट में वैसे भी वहाँ पर आ गई थी। तो अगर ये हजारों लोग पुलिस की एक गाड़ी तोड़ सकते हैं तो इनके लिए 200 आदमी क्या ही होंगे। नहीं, अब देखो, ये सिर्फ मैं तुम्हें एक रब कहानी बता रहा हूँ। इसको स्क्रीन प्ले में और भी अच्छा किया जा सकता था या फिर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारा विलन भी पावरफुल बन जाता और क्लाइमैक्स भी दमदार हो जाता। हालांकि इनकी नेक्स्ट मिस्टेक का फिल्म के घटिया बनने में बहुत बड़ा हाथ है। स्क्रिप्ट कितनी बुरी है इसे हम इसके अर्ली स्टेज में जाकर समझ सकते हैं, जो कि डायरेक्टर के दिमाग में आया होगा। तो ये आइडिया कुछ इस तरह से होगा। एक रईस राजा है जिसकी बीवी मर जाती है और वो उसके डोनेट किए ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जंग लड़ता है। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या इस आइडिया पे सच में कोई फिल्म बन सकती है? क्योंकि कोई भी इंसान उसकी बीवी के मरने के बाद ये सोचेगा कि उसे जिसने मारा उससे बदला लूंगा, लेकिन राजा जी उसे भूल गए। मतलब कि वो इतने महान है कि अपनी बीवी के मर्डरर से कह रहे हैं कि उसकी मौत एक हादसा थी, और विलन भी अपने बेटे के खूनी को मारने की जगह ऑर्गन्स वाले लोगों को मार रहा है। यानी इस पूरी कहानी का मकसद ही ऑर्गन्स को बचाना या फिर मारना था, बस। और जब आपकी कहानी का मकसद इतना बचकाना हो तो इससे अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली एक्शन फिल्म की कहानियों का पर्पस रिवेंज होता है, जैसे कि अग्निपथ, शोले, एनिमल, मार्को और इनकी जैसी ऑलमोस्ट 90% फिल्में। अब इसके बाद एक्सट्रीमली ग्रेट फिल्मों के पर्पस थोड़ी सी डीप होती है, जैसे कि तुम्बाड़ या फिर ड्यून की कहानी ग्रीड के अराउंड घूमती है। अच्छा चलो फैमिली फ्रेंडली फिल्मों की बात करते हैं, जिसमें ज्यादातर टाइम रिश्तों की अहमियत पे फोकस होता है, पर यहाँ ऐसा कोई क्लियर पर्पस या फिर विजन डायरेक्टर का दिखता ही नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ कोई कहानी है ही नहीं। बस साउथ की कुछ फेमस फिल्मों के कुछ आइकॉनिक सीन उठा के एक साथ जमा कर लिए और बन गई फिल्म। तुम्हें यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, चलो सबूत देता हूँ। एक अमीर हीरो जो लोगों की भलाई के लिए निकलता है, ये साउथ की सैकड़ों मूवी का प्लॉट है। एक
हीरो जो बाहर से आकर किसी फैमिली की प्रॉब्लम्स यूनिक वे में सॉल्व करता है। अब ये प्लॉट भी साउथ की सैकड़ों फिल्मों में देखने को मिलेगा और ये तो बस 2 चीजें मैंने बताई है। अगर ढूंढने जाओगे तो ऐसी कई सारी चीजें सिकंदर मूवी में मिल जाएगी जो साउथ की ओल्ड सुपरहिट फिल्मों से उठाई गई है। जैसे कि वो पता है तुम्हें कौन है राजा, ये भी साउथ की फेमस फिल्मों का ही है, जहाँ पर बीच में जाकर या फिर क्लाइमैक्स से ठीक पहले अपना हीरो कितना महान है ये बाकी सभी कैरेक्टर्स के सामने रिवील किया जाता है, जो कि उसे तुच्छ या फिर छोटा समझ रहे थे। इसीलिए फिल्म देखते वक्त सब कुछ बिखरा बिखरा दिखाई देता है, क्योंकि हर एंगल को किसी फेमस मूवी से उठाया गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसे मूवी में कंप्लीट किए बिना ही वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। खैर ये तो वो 7 गलतियां है जो मूवी की बेकार होने का मेन कारण है, लेकिन और भी छोटी मोटी बहुत सी गलतियां हैं। तो अगर तुमने कोई गलती नोटिस की है तो कमेंट बॉक्स खुला है। और मैं क्लियर कर दूं कि मेरा सलमान खान के लिए कोई हेट नहीं है। ये सिकंदर मूवी की 7 मिस्टेक का वीडियो था, सलमान खान की नहीं, तो पर्सनल मत लेना प्लीज। मैं तो चाहता हूँ कि सलमान भाई का कमबैक हो, वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो 1000 करोड़ पार करके चली जाए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से सिर्फ स्टार या फिर फिल्म इंडस्ट्री को ही फायदा नहीं होता है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के भी व्यूज बढ़ते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई के कमबैक पे एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बना ही दूं। क्या बोलते हो? खैर देखते हैं, अगर इस पे व्यूज आए तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। पर तुम अभी ज्यादा मत सोचो, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।